गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन, उसमें ये तीन चीज़ें देखी थी, और करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन उसमें भी ये तीन कैटेगरी पढ़ ली थी। उसके बाद अपन ने देखा था कुछ नोट। तो नोट में अपन को हर एक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखना था। 8 पॉइंट अपन ने देखा थे। तो पहला पॉइंट मैं आपको यहीं से ही बता देता हूँ। कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन अंडर फेमा डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड करंट एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट में आप जिस तरीके से क्लासीफाई करते थे कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या करंट एक्सपेंडिचर होगा, फेमा में ऐसा नहीं होता। फेमा में अलग तरीके से अपन क्लासीफाई करते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन है या करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन है। तो इसका अपन ने एक एग्जांपल देखा था, जैसे कि एक इंडियन रेसिडेंट है और उसको इम्पोर्ट करनी है मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर इन यूके फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री। यानी कि इसको आप इस तरीके से समझो, जैसे कि आपको एक मशीन मंगवानी है यूके से, ठीक है। तो अब एज पर इनकम टैक्स मशीनरी तो हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर एज पर फेमा इट इज करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन। ये करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन क्यों होगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फेमा के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन की डेफिनेशन बता रखी है, या अल्टर्स होना चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। अगर मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ एक और बार। कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन कौन से होते हैं? ऐसे ट्रांसैक्शन जिसकी वजह से अल्टर्स होगा एसेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अगर आप इंडिया हो तो आउटसाइड इंडिया आपके लिए अल्टर्स होना चाहिए एसेट्स और लायबिलिटीज, और अगर आप फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो एसेट्स और लायबिलिटीज अल्टर होना चाहिए इंडिया के अंदर। अल्टर का मतलब होता है चेंज। तब आप इसको देखो, अगर आप यूके वेंडर, ठीक है, पहला आप फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्या इससे अल्टर्स हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज़? ये तो जस्ट एक सेल वाला ट्रांसैक्शन है आफ्टर पेमेंट। यूके वेंडर का तो इंडियन वेंडर्स है, ठीक है, जो भी इंडियन इम्पोर्टर है उससे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। एक बार उसने मशीन बेच दी इंडिया के अंदर, फिर उसका कोई एसेट और लायबिलिटी में चेंज हो रहा है क्या, तो उसका कोई एसेट क्रिएट नहीं होगा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आपने फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया। अब इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसका एसेट तो क्रिएट हो नहीं रहा, लायबिलिटीज उसको तो मशीन के लिए पेमेंट करना है, ठीक है। तो एक बार पेमेंट करने के बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रह रही। अगर उसने हाँ ये क्रेडिट पर खरीदा होता है, यानी कि 3 मंथ्स के क्रेडिट पर, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3 मंथ्स क्रेडिट पर अगर उसने मशीन खरीदी होती तो ये हो जाता, फिर उसको अपन फिर अलग तरीके से क्लासीफाई करते, ठीक है। अभी उसकी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, जैसे कि मशीन इंपोर्ट करने का ड्यूरेशन बताया, जैसे कि 3 मंथ्स, 3 मंथ है तो भी ये करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन ही रहेगा, ठीक है। अगर इसका ड्यूरेशन 6 मंथ से ज़्यादा होता, ठीक है, तो वो आता फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि अपन ने एक और पॉइंटर देखा था करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन के अंदर, पेमेंट ड्यू इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पर ने देखा था क्रेडिट फैसिलिटी अप टू 6 मंथ्स, वो करंट अकाउंट में इंक्लूड होगी। यानी कि अगर यहाँ पर इंडियन रेसिडेंट ने मशीन खरीदी होती 6 मंथ से ज़्यादा के क्रेडिट पीरियड पर, तो वो फिर आता कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन के अंदर। पर ये 6 मंथ्स के अंदर है, मैंने आपको बताया जैसे कि 3 मंथ्स, तो वो फिर भी वो कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास बोल रहा है रेमिटेंस ऑफ नेट सैलरी इज अलाउड इन सर्टेन केसेस। ये करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन माना जाएगा। इसका क्या मतलब है पहले तो ये समझो, यानी कि आपने जितना कमाया उतना आप फॉरेन भेजना चाहते हो, तो ये अलाउ है सर्टेन केसेस के अंदर। अब कौन से सर्टेन केसेस है वो अपन जानते हैं, आइए। पहला तो ये आप देखो, व्हेन ही इज़ अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान, ठीक है। उसके लिए आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी है, अगर आप उसका फॉलो करोगे तभी आप भेज सकते हो अपनी सैलरी को फॉरेन के अंदर, ठीक है। पहला तो पहला उसके लिए आपको बता रखा है व्हेन ही इज़ अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान। यानी कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर आया हुआ है तो वो अपनी सैलरी को वापस फॉरेन के अंदर भेजना चाहता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर काम पर आया है, ठीक है, कोई वर्क के लिए आया होगा,
और फॉरेनर इंडिया के अंदर वर्क के लिए आया, पर वो सिटीज़न तो फॉरेन का ही है, अदर देन पाकिस्तान होना चाहिए, यानी कि यूएस का कोई सिटीज़न है, इंडिया के अंदर आया और इंडिया के अंदर उसने पैसा कमाया, अब वो अपना पैसा वापस फॉरेन भेजना चाह रहा है तो वो भेज सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, और या फिर ऐसा हो सकता है सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ ऑन डेपुटेशन टू द ऑफिस ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया, यानी कि एक इंडिया सिटीजन क्या करता था, इंडिया का रहने वाला फॉरेन चला गया, ठीक है, फॉरेन कंपनी के अंदर काम करता है, अब वो क्या कर रहा है, इंडिया आया, कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर आया और अब उसने जो पैसा कमाया वो वापस उसको फॉरेन भेजना है, तो वो भेज सकते हैं, हाँ भेज सकता है। तो ये दोनों पॉइंट अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रखे हैं, यानी कि पहला पॉइंट लिख रखा है फॉरेनर के लिए लिख रखा है फॉरेनर इंडिया आया, सेकंड पॉइंट लिख रखा है जो इंडिया का रहने वाला है वो फॉरेन की कंपनी में काम करता था, ठीक है, और फिर वो फॉरेन कंपनी से वापस इंडिया आया, तो उस तरीके से लिख रखा है। पर इसके लिए कुछ और बातें भी लिख रखी है, ड्यूरेशन नॉट एक्सीड 3 years। अब वो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, पर्सन कम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट कितना 3 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको अपन बोल सकते हैं रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। एक तो होता है PRI और PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो इसके लिए एक नई टर्म्स दे रखी है इधर, रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी है, उसको फॉलो करोगे आप तभी आप अपने जितना आपने इंडिया में कमाया वो आप फॉरेन भेज सकते हो, ठीक है। तो ये अपना सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन देख रहे थे रेमिटेंस फ्रॉम RFC अकाउंट एंड EEFC अकाउंट, इन खातों से आप अपना पैसा फॉरेन भेज सकते हो, तो अब इनके लिए क्या दे रखा है आइए अपन जानते हैं। तो इसको आप एक तरीके से बोल सकते हो ये एक एग्जेम्पशन है, ठीक है, फ्रॉम रेमिटेंस फ्रॉम RFC अकाउंट, यानी कि अगर आप इन खातों से पैसा फॉरेन भेज रहे हो तो इसके लिए आपको कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ तो अपन ने देखा था शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 के अंदर आपको RBI की परमिशन लेनी पड़ेगी, पर इसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं अगर आप RFC अकाउंट से भेज रहे हो। एक बात और है, RFC अकाउंट के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है, यानी कि हायर अथॉरिटी है देन EEFC अकाउंट, ठीक है, क्योंकि EEFC अकाउंट के अंदर क्या लिख रखा है आइए पढ़ते हैं, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर्ड इन शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, यहाँ भी आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, 3 पॉइंट दे रखे हैं, उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप EEFC अकाउंट से रेमिट कर रहे हो तो पहला है P&I क्लब के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कमीशन पर ट्रांसेक्शन टू एजेंट आउटसाइड इंडिया फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स, ये पॉइंट भी अपन ने देखा था। तो आप EEFC अकाउंट से रेमिट कर रहे हो तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, रेमिटेंस से एक्सीडिंग, ये अपन ने प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, थर्ड पॉइंट अपन ने देखा था, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, भले ही आप अपना रेमिटेंस किससे कर रहे हो, EEFC अकाउंट से कर रहे हो, ठीक है। और अगर ये ट्रांसेक्शन, ये 3 ट्रांसेक्शन अगर, यानी कि इसके अलावा भी अपन ने देखे थे शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में पूरी लिस्ट अपन ने देखी थी, पर RFC अकाउंट से अगर आप ये ट्रांसेक्शन करोगे तो आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वो अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने एक नए ऐसे ही आपको पॉइंट दे रखा है, एग्जाम्पशन फॉर पेमेंट बाय इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इफ़ अ पर्सन इज ऑन अ विजिट अब्रॉड ही कैन इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटेड इन शेड्यूल 3 इफ इनकर्स इट थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, यानी कि आप फॉरेन गए हुए हो तो आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, जो भी शेड्यूल 3 वाले ट्रांजेक्शन है उसका, अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ये अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट यहाँ तक कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं, अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च फॉर एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि एक अपन ने देखा था ना
इतने सारे ट्रांजेक्शन देखे थे, उसके लिए अपन ने देखा था लास्ट में लिमिट कितनी है। अगर आप $2 2,50,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करोगे तो ही आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस स्कीम को बोलते हैं LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। अब इसमें आगे बता रखा है कि ये $2 2,50,000 की लिमिट करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन या फिर दोनों, ठीक है। आप इससे कोई से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स में माइनर के लिए भी अलग लिमिट है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप देखते थे माइनर इनकम टैक्स में देखते थे कि माइनर क्या उसमें इंक्लूड हो जाएगा जो भी पेरेंट्स है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, माइनर को अलग अपने राइट्स दे रखे हैं, ठीक है। और ये लिमिट आपको देखनी है पर फाइनेंशियल ईयर आपको देखनी है, उसके लिए आपको इतनी लिमिट दे रखी है, ठीक है। और ये लिमिट $2 2,50,000 की लिमिट HUF कॉर्पोरेट्स फर्म और ट्रस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि ये सारी लिमिट आपको इंडिविजुअल के लिए ही दे रखी है आरबीआई ने, ठीक है। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट पॉइंट देखा था, फोर्थ पॉइंट, पावर डिवाइडेड बिटवीन आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो अब देख रहे हैं अपन नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के पास पावर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए पावर है आरबीआई के पास, ठीक है। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो ये अपने इतना ज़्यादा भी डिटेल में कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको देखना है पावर कौन से किसके पास है। नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की पावर है सीजी के पास, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की पावर है आरबीआई के पास। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा था, होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी प्रायर टू चेंज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ये मैंने आपको ऑलरेडी यही आंसर दे दिया था। अब 6th 7th एंड 8th पॉइंट, 3 पॉइंट अपन ने बाकी रहे। उससे पहले अपन एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, थोड़ा नया टॉपिक है, इससे रिलेटेड नहीं है। जो अपन ने पढ़ा था ना कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन, उसके अंदर अपन ने देखा था रेगुलेटेड ट्रांसेक्शन। रेगुलेटेड में अपन ने क्या बोला था, आपको ये ट्रांसेक्शन करने के लिए आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इन्होंने आगे जाके क्या करा, कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन के रेगुलेटेड ट्रांसेक्शन में क्या करा, अदर ट्रांसेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया कि ये वाले पीआरआई कर सकता है, ये वाले पीआरओआई कर सकता है, ठीक है। यानी कि इंडियन रेसिडेंट और फॉरेनर वाला, ठीक है। नॉन रेसिडेंट कौन कौन से ट्रांसेक्शन कर सकता है, परमिशन आरबीआई का अप्रूवल लेके उसको इन्होंने बता दिए, ठीक है। यानी कि ट्रांसेक्शन के नाम बता दिए, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन आएंगे 6th 7th एंड 8th पॉइंट के क्लैरिफिकेशन पर। तो आपको समझ आ गया होगा अपन क्या पढ़ रहे हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन के अंदर रेगुलेटेड, परमिसिबल ट्रांसेक्शन पीआरआई। अब यहाँ क्या करा इन्होंने, इधर नाम दे दिया। थर्ड कैटेगरी तो थी फ्रीली परमिसिबल, आप कर सकते हो, किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर इन्होंने आगे जाके क्या करा, परमिसिबल ट्रांसेक्शन नाम दे दिया रेगुलेटेड को। क्यों, आप परमिशन ले लो और हम करने देंगे, ठीक है। आरबीआई की परमिशन ले लो, हम करने देंगे। पर अपन ने इसे पहले पढ़ा था जब अपन ने लिख दिया अदर ट्रांसेक्शन। अब इन्होंने क्या करा, अदर ट्रांसेक्शन को क्लासिफाई कर दिया, कौन से अदर ट्रांसेक्शन है। तो पहला लिखा हुआ है पीआरआई, यानी कि अपने रेसिडेंट इन इंडिया के लिए बता रखे कि कौन कौन से वो ट्रांसेक्शन कर सकते हैं। नेचर कौन सा उनका कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन रहेगा, परमिशन लेने की ज़रूरत है, हाँ आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। सिर्फ ट्रांसेक्शन के नाम बता दिए, ये ट्रांसेक्शन आप कर सकते हो। आप यानी कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कर सकते हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज़, आपको फॉरेन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, ये आप कर सकते हो। फॉरेन करेंसी लोन्स रेस्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड, आपको फॉरेन से लोन लेना है, वो आप ले सकते हो। ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है इंडिया के बाहर, वो आप ले सकते हो। गारंटीज इशूड बाय पीआरआई इन फेवर ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, आपका कोई फॉरेन के अंदर फ्रेंड है, उसके लिए आपको गारंटी देनी है, वो आप दे सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्डिंग ऑफ करेंसी नोट्स, आपको फॉरेन करेंसी रखनी है अपने पास, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, वो आप कर सकते हो।
लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। आपका कोई फॉरेन का फ्रेंड है, उससे आपको लोन लेने की ज़रूरत है तो आप लोन ले सकते हो। और अपन देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। आप फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट है टेकिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की ज़रूरत है फॉरेन से, तो वो आप ले सकते हो। लोन्स ले सकते हो, लोन ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, ठीक है। पहले अपन ने देखा था लोन ले रहे हो, यहाँ ये वाला पॉइंट कह रहा है कि आप लोन दे सकते हो अपने फॉरेन फ्रेंड को। रेमिटेंसेस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो आपको भेजना है कैपिटल एसेट्स का पैसा, वो आप फॉरेन भेज सकते हो। अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, ये आप डिटेल में पढ़ोगे। AFM पेपर है आपका, पेपर नंबर 2 होगा, ठीक है। उसके लिए आप अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड इंडिया, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अभी तो अपन ने देखे PRI के हिसाब से। अब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉरेनर कौन कौन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इंडिया के अंदर, अब अपन वो देखेंगे। उसकी लिस्ट दे रखी है। पहला, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। कौन सा इन्वेस्टमेंट? इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी इन इंडिया, सिक्योरिटी इशू कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कैपिटल टू द फर्म, इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपना फर्म के अंदर। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता है इंडिया के अंदर। गारंटी इन फेवर ऑफ PRI, अब फॉरेनर फ्रेंड को, फॉरेन में आपका फॉरेन के अंदर फ्रेंड था, उसको इस बार आपको ज़रूरत पड़ गई गारंटी की, तो आप उससे गारंटी ले सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेनर कर सकता है। डिपॉजिट्स कर सकता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं इंडिया के अंदर। रेमिटेंसेज आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स इन इंडिया, तो आपको पैसा बाहर भेजना है, ठीक है, तो वो भी आप कैपिटल एसेट्स का जो पैसा है उसको भी आप भेज सकते हो। अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, तो फॉरेनर ये सब कर सकता है, ठीक है, पर इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा RBI का। और अपन ने एक चीज़ देखी थी यहाँ, चिट फंड और रियल इस्टेट बिजनेस, आगे जाके क्या कर रखा है इसका मीनिंग बता रखा है डिटेल के अंदर। तो चिट फंड में आप क्या हो सकता है? रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट परमिट एनी चिट फंड टू एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस। नॉन रेसिडेंट इंडियंस शैल बी एलिजिबल टू सब्सक्राइब थ्रू बैंकिंग चैनल एंड ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है वापस लेकर जाएंगे, और नॉन रिपैट्रिएशन का मतलब होता है वापस लेकर नहीं जाने देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ने देखा था पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया चिट फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पर आगे जाके थोड़ा डील दे रखी है, यानी कि आप परमिशन लेके कर सकते हो, ठीक है। किसकी परमिशन लेनी है? रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स ऑफिसर, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, साथ में उस दोनों की परमिशन लेनी है, फिर जाकर आप एक्सेप्ट कर सकते हो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ठीक है। आप भी कर सकते हो, नॉन रेसिडेंट इंडियंस से पैसा ले सकते हो, ठीक है। और एक पॉइंट अपन ने देखा था रियल इस्टेट बिजनेस, तो रियल इस्टेट बिजनेस नॉट इंक्लूड, ठीक है। आगे जाके रियल इस्टेट बिजनेस के अंदर बता रखा है क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स, यानी कि अगर कोई फॉरेनर है और वो इंडिया के अंदर टाउनशिप का डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमाइसेस बनवाने, तो वो बना सकता है। रोड्स एंड ब्रिजेस में पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। इसका मेन टारगेट रियल इस्टेट बिजनेस का यही है कि कोई फॉरेन का व्यक्ति इंडिया की ऐसे ज़्यादा ज़मीन खरीद के नहीं रख ले, ठीक है, इसलिए मना करा है। बाकी आगे जाके हमने देखा था फार्म हाउस के लिए अलग से मना कर दिया था, तो इन सब में पैसा आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा था, अब आ जाते हैं वापिस अपन 3 पॉइंट बाकी थे उस पर आ जाते हैं। रेमिटेंस टू नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज एंड टेरिटरीज बाय FATF, यानी कि अगर आपको पैसा भेजना है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ को, ऐसी कंट्री जो इंडिया को कोऑपरेट नहीं करती, उनको आपको पैसा भेजना है, वहाँ आपको पैसा भेजना है, तो उसके लिए क्या लिख रखा है?
नो अलाउ लिमिट ऑफ $2 2,50,000, यानी कि उसके लिए तो लिमिट भी नहीं दे रखी 2,50,000 की। पहले अपन ने देखा था कि लिमिट दे रखी है ये ट्रांजेक्शन करने के लिए, इतनी लिमिट तक आप कर सकते हो विदाउट परमिशन। पर यहाँ क्या कर रखा है, ऐसी कंट्रीज जो डिक्लेयर कर दी FATF ने कि वो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज है, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपको ट्रांजेक्शन करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ₹1 का भी ट्रांजेक्शन करना आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन विद सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ कोरिया, तो वहाँ भी आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, और अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है तो उसको आपको क्लोज कर देना पड़ेगा 180 डेज़ के अंदर, अनलेस यू हैव अप्रूवल। अगर आपके पास अप्रूवल है तो कर सकते हो, अदरवाइज आपका कोई चल रहा है तो 180 डेज़ के अंदर वो ट्रांजेक्शन बंद कर देना, नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी। आगे जाके अपन पेनल्टी भी देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिपाट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। रिपाट्रिएशन का मतलब होता है जो आपने इंडिया के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची, अब बेच दी आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर, अब उसका जो पैसा मिला वह आप फॉरेन बेचना चाहते हो, ठीक है। या तो फॉरेनर की कोई प्रॉपर्टी थी इंडिया के अंदर, ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, इंडिया की प्रॉपर्टी बेचकर अपना पैसा फॉरेन ले जाना चाह रहा है, तो उसके लिए कुछ लिमिट्स लगा रखी है, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं 8 पॉइंट। तो ये अपने पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको ये करना है तो, और किन किन लोगों को ये अप्लाई, किन किन लोग कर सकते हैं ये अपना ज़मीन बेच के फॉरेन, कौन कौन लोग पैसा ले जा सकते हैं उसके लिए बता रखा है। पहला वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, अगर वो सिटीज़न इंडिया का नहीं है, इंडियन सिटीज़न नहीं है, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। अगर वो ये दोनों नहीं है तो वो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर वह पहली कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि वो इंडियन सिटीज़न है या फिर इंडियन ओरिजिन है, तो उसको इक्वल लिमिट दे रखी है। जो अब जो ज़मीन है, जो ज़मीन उसने बेची वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, फार्म हाउस नहीं होना चाहिए, प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए इंडिया का। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप पैसा ले जा सकते हो, ठीक है। अब कितना पैसा ले जा सकते हो उसके लिए अलग लिमिट दे रखी है। पहला तो रिपाट्रिएशन, यानी कि आप पैसा कब ले जा सकते हो उसके लिए 2 लिमिट देखी, इंडियन सिटीज़न और लैंड की एक देखी, एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। अब कितना पैसा आप फॉरेन ले जा सकते हो या बेच सकते हो, तो उसके लिए अलग 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद फेमा, फेमा के कोई रूल्स को, फेमा के जो प्रोविजंस है उसका कहीं नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। सेकंड, अमाउंट टू बी रिपाट्रिएटेड शुड नॉट एक्सीड अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन इन फॉरेन करेंसी पेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल और फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि $1,00,000 है, ठीक है। आपने जब इन्वेस्ट करा था इंडिया के अंदर तो डॉलर का रेट था 70, ठीक है। तो टोटल आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा था 70 लाख में, आपने परचेज करा था इंडिया के अंदर, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, एक्सेप्शन में आ गया। उसके अलावा है तो उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आपने 70 लाख में इंडिया में प्रॉपर्टी परचेज करी थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये बोल रहे हैं कि आप, और आपने बेची 80 लाख के अंदर, ठीक है। 70 लाख में परचेज करी थी, 80 लाख में आपने बेच दी, तो कितना आप ले जा सकते हो फॉरेन, 70 लाख ही ले जा सकते हो। पहला पॉइंट ये बोल रहा है, ठीक है। अमाउंट टू बी रिपाट्रिएटेड शुड नॉट एक्सीड, इस लाइन का ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट इफ वॉज पेड थ्रू नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ, $1,00,000 आपने इन्वेस्ट करे थे, अब उसकी रेट क्या हो गई, जब आपने ख़रीदे थे तब $1 का रेट था 70, अब हो गया रेट 80, तो यानी कि अब हो गया 80 लाख हो गया, ठीक है।
70 लाख की वैल्यू ही 80 लाख हो गई, तो आप 80 लाख ले जा सकते हो। ठीक है, तो यानी कि आपने 80 लाख में, पहला पॉइंट तो ये बोल रहा था कि आप प्रॉफिट को फॉरेन ही ले जा सकते हैं। जितना आपने इन्वेस्ट करा था उतना पैसा आप फॉरेन ले जा सकते हो। इंडिया के अंदर आपने जितना पैसा इन्वेस्ट करा था उतना ले जा सकते हो। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है अगर डॉलर यानी कि रुपये की, डॉलर की वैल्यू ही बढ़ चुकी है तो आप उतना भी ले जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप ले जाओ तो अल्टीमेटली $1 लाख ही फॉरेन ले जा रहे हो। ठीक है, पहले भी $1 लाख ही इंडिया में डाला था और आप वापस ले जा रहे हो, वो है $1 लाख ही। ठीक है, तो आप 80 लाख ले जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके क्या हुआ, डॉलर की रेट बढ़ गई। ठीक है, यहाँ हो गया 80। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोल रहा था प्रॉफिट कंपोनेंट जो 10 लाख है उसको नहीं ले जा सकते। ठीक है, पहला पॉइंट बोल रहा था आप 70 लाख को ही ले जा सकते हो, पर हुआ क्या बाद में, $1 की रेट पहले थी 70, अब हो गई 80, तो अब आप 80 लाख को ले जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अपना मेन कंपोनेंट ही ले जा रहे हो, $1 लाख ही ले जा रहे हो फॉरेन। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है अ पर्सन कैन सेल मैक्सिमम 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, तो आप 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज से ज़्यादा का पैसा आप फॉरेन नहीं ले जा सकते। तो ये सारे रूल्स का आप कंप्लायंस करोगे फेमा का, तब जाकर आप अपना अमाउंट फॉरेन ले जा सकते हो। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उतना आप फॉरेन ले जा सकते हो। उसके लिए अपन ने देखी लिमिट। ठीक है, पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए। पॉइंट क्या कहते हैं, जो आपने प्रॉपर्टी बेची इंडिया के अंदर, ठीक है, उसका पैसा फॉरेन ले जाना चाह रहे हो, तो कितना पैसा ले जाना चाह रहे हो। पहला तो अलाउ है क्या, ये वो अपन ने 2 लिमिट देखे, 2 पॉइंट से तो अपन ने ये देखा क्या रिपाट्रिएशन अलाउ है क्या, फिर उसके बाद देखा अगर अलाउ है तो उसके लिए आप कितना पैसा फॉरेन ले जा सकते हो, ये अपन ने देखा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रियलाइजेशन एंड रिपाट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑन रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू अ पर्सन शैल रिपाट्रिएट द सेम टू इंडिया। इसका ये मतलब है एनी मनी विच यू आर अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज हैज़ टू बी रिपाट्रिएट टू इंडिया। यानी कि अगर आप कोई फॉरेन से पैसा कमा रहे हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको वापस, अगर आप डॉलर इंडिया लेके आए तो आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप वापस डॉलर को एक्सचेंज कराओ रुपीज़ के अंदर। ठीक है, जो डॉलर है वो वापस इंडियन गवर्नमेंट को दे दो। तो ये कहता है रिपाट्रिएशन मीन्स, रिपाट्रिएशन का या लीगल मीनिंग बता रखा है कन्वर्ट फॉरेन एक्सचेंज इनटू रुपीस थ्रू ऑथराइज्ड डीलर। या रिपाट्रिएट का क्या मतलब है, पर्सन शैल रिपाट्रिएट द सेम टू इंडिया, तो क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है अपना करेंसी को थ्रू ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू, या फिर वो अपने अकाउंट के अंदर भी रख सकता है, होल्ड इट इन अकाउंट विथ ऑथराइज्ड डीलर इन इंडिया। ठीक है, बैंक में भी रख सकता है वो। यूज़ इट फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट, और अगर उसका कोई फॉरेन एक्सचेंज लोन है और उसने जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कमाई तो वो उसमें भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, इन 3 चीज़ों में ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई इलीगल यूज़ कहलाएगा अगर इन 3 चीज़ के अलावा फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ हुआ तो। ठीक है, या तो आप कन्वर्ट करा लो, या फिर अकाउंट के अंदर रख लो, या फिर आप डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉरेन करेंसी को। ठीक है, अब इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि आप फॉरेन करेंसी को रख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट था, इसके लिए कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं जहाँ फॉरेन करेंसी को अपने पास रख सकते हो। पहला, जितनी लिमिट आरबीआई ने बताई, पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी बाय एनी पर्सन अप टू लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। आरबीआई ने जनरली बता रखा है $2000 तक का हर एक जन अपने पास रख सकता है, तो उतना पैसा आप डॉलर यानी कि फॉरेन करेंसी में अपने पास रख सकते हो। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड और ऑपरेटेड बाय सच पर्सन अप टू लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। आरबीआई कुछ पर्सनस को स्पेसिफाई करेगा वो लोग इतना पैसा रख सकते हैं, उनके लिए नई लिमिट होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड बिफोर। देखो सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है आरबीआई कुछ लोगों को ऑथराइज कर सकता है, वो इतना पैसा अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ऑथोराइज डीलर की बात हो रही है। ठीक है, दुकानदारों की, वो अपने पास इतना पैसा रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं ये आरबीआई बताएगा।
थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड बिफोर 8 जुलाई 1947 और एनी इनकम अराइजिंग विच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन इन परसुएंस ऑफ परमिशन ग्रांटेड बाय आरबीआई। यानी कि आपके पास 8 जुलाई 1947 से पहले का आपके पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है, तो अब वो आप अपने पास रख सकते हो अगर आपके पास आरबीआई की परमिशन है तो, या फिर उस फॉरेन एक्सचेंज से आपकी जो इनकम आ रही है वो भी आप अपने पास रख सकते हो अगर आपके पास आरबीआई की परमिशन है तो। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड बाय गिफ्ट और इनहेरिटेंस फ्रॉम अ पर्सन थर्ड इंक्लूडिंग एनी इनकम अराइजिंग देयर ऑन। तो अगर आपको वो 8 जुलाई 1947 से पहले पैसा गिफ्ट या इनहेरिटेंस के थ्रू मिला है तो भी आप अपने पास रख सकते हो। कितना रख सकते हो वो आरबीआई बताएगा। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बिजनेस गिफ्ट इनहेरिटेंस अप टू लिमिट ऑफ आरबीआई। या इनहेरिटेंस का मतलब अलग है या नॉर्मल बात हो रही है, जैसे कि कोई पर्सन है यूएसए के अंदर रह रहा है और वो आपको दे रहा है, आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, आपको वो अपना पैसा एज एन इनहेरिटेंस दे रहा है, तो वो भी आप अपने पास रख सकते हो। कितना अमाउंट रख सकते हो ये आरबीआई बताएगा। तो यहाँ तक अपना ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का टॉपिक देखेंगे। यहाँ तक आप रिवाइज कर सकते हो, कोई भी डाउट है कहीं भी तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ठीक है। ये अपन ने क्या देखे, अपन ने एक्सेप्शंस देखे जब आप फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रख सकते हो, क्योंकि इससे पहले अपन ने देखा था इसमें लिखा था कि आप फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास नहीं रख सकते। उसके बाद बताया कुछ एक्सेप्शंस है, इसके अंदर आप अपना फॉरेन एक्सचेंज आपके पास रख सकते हो। और उससे पहले अपन ने देखे थे कुछ नोट देखे थे, उसका अपन ने क्लैरिफिकेशन देखा है, ठीक है। 8 पॉइंट थे, उसका अपन ने क्लैरिफिकेशन आज डिस्कस करा। साथ में ही अपन ने देखे थे कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन, ठीक है, उसमें जो रेगुलेटेड है या अपन ने देखे थे फॉर ऑल अदर ट्रांसेक्शन आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो कौन कौन से ट्रांसेक्शन है जहाँ आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, उन अदर ट्रांसेक्शन को आगे जाके स्पेसिफाई कर रखा था 2 कैटेगरी के अंदर, एक था पीआरआई कैटेगरी और एक था पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये अपन ने आज की क्लास में डिस्कस करा। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।